इक्वेशन, ठीक है सर। ये हमारा इसका क्या लग रहा है सर, कब तक ज्वाइनिंग करा देंगे? ये तो तुरंत ही करा देंगे, अब जल्दी हो जाएगा इनका सिस्टम, तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, है ना। इनमें सेंटर वालियों में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है चीज़ों में। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन आइडेंटिफाई द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा प्लस, क्या लिखा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर। कह रहा है इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स अल्फा प्लस ये होगा और अल्फा प्लस बीटा अपॉन में बीटा स्क्वायर होंगे। कह रहा है अगर ये इक्वेशन है जिसके रूट्स अल्फा बीटा है तो ऐसी इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स ये होंगे, है ना। तो अगर हम इसके अंदर सम ऑफ द रूट्स देखें तो सम ऑफ द रूट्स क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा तो कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये तो सम होगा, है ना। तो यहाँ पे तो हो जाएगा तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा। अच्छा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 2 अल्फा बीटा, है ना, अपॉन में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो ये तो तुम्हारा सम ऑफ रूट आ गया, सम ऑफ द रूट आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई है 7 और अल्फा बीटा की वैल्यू दी हुई है तुम्हें 10। तो सम निकाल लो, यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर दो। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 7 रखोगे तो 7, यहाँ पे हो जाएगा 49, यहाँ पे भी 7, नहीं 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 अल्फा बीटा 10 है तो ये हो जाएगा 20 और अपॉन में ये कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा 7, ये भी 49 ही हो जाएगा। नहीं नहीं अल्फा बीटा 10 है ना तो ये 100 हो जाएगा, सॉरी 100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। सही किया है ना, कोई गलती तो नहीं की है? हाँ तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 29/100। तो इसको इससे गुना कराओगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 को 7 से करोगे तो 63, 6 9 7 दूनी 14 और 6 30, 203/100। अब देखो कौन सी इक्वेशन है जिसका रूट 203/100 है, तो माइनस का बी बाई ए। सिमरन ये डाउट ना मेरे को ईमेल कर दिया करो यार, ठीक है। अब वो चले गया, वो नीचे चले गया, मेरे को दिख ही नहीं रहा है कहाँ गया वो, ठीक है। तो एक बार मेरे को ईमेल कर देना, मैं जरूर रिप्लाई कर दूंगा। तो पहली वाली इक्वेशन का भी भाई यही है, 203/100 सम ऑफ द रूट माइनस का बी बाई ए, इसका भी माइनस का बी बाई ए यही है। यार यहाँ पे तो ये ऑप्शन दे रहा है, हमारा तो कुछ और ही आ रहा है। हमारे में तो ये आ रहा है, ये आ रहा है सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट मेरे में तो ये आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा कॉमन आ गया, अल्फा स्क्वायर बीटा। कुछ गलती थोड़ी ना की है, मेरे को तो लगा एकदम परफेक्ट किया। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो 7 रख दी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ भी 7 रख दी, अल्फा बीटा की वैल्यू 10 माइनस का 20 अपॉन में 100। तो 7 गुना 29/100, है ना। इसमें गलत आंसर से आ रहा, आंसर भी आ रहा है ना, आंसर में मिस्टेक है ना इसमें। ये आंसर तो हो ही नहीं सकता, हमारी कैलकुलेशन एकदम सही है, ये तो गलत है। ये आंसर तो कैसे भी नहीं हो सकता है, ये वाला आंसर वैसे नहीं हो सकता है। तो बच्ची चॉइस इन दोनों पे, तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट करेंगे। सर सेकंड स्टेप कैसे किया, ये आइडेंटिटी होती है ना शिवानी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा से 2 अल्फा बीटा कटेगा तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही बचेगा। इसको सम और प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना था ना इस एक्सप्रेशन को, तो ये सम में था, ये भी प्रोडक्ट में था, इसको सम और प्रोडक्ट में करना था। प्रोडक्ट और निकालना पड़ेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट। और देखो जब इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और नीचे कितना आएगा तुम्हारा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा तो 7 है और अल्फा बीटा 10 है, तो ये तुम्हारा 49/100 हो जाएगा। ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 49/100। तो देखो इसमें माइनस का 49/100 और इसमें 49/100, बिल्कुल आदर्श सही कह रहा है। तो बी इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन सही है। आंसर गलत दिया हुआ है इसका, इसका आंसर गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो डायरेक्ट भी तो कर सकते थे फैक्टराइजेशन से। कैसे फैक्टराइजेशन से, मतलब इसके रूट्स निकाल के, इसके रूट निकाल के, इसके रूट निकाल के, इसके रूट निकाल के तो बहुत दिक्कत हो जाती। फैक्टराइजेशन कैसे करते, नेक्स्ट। ये देखो क्या कह रहा है, इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हें दिख रही है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है तुम्हें दिख रहा है ना, दिख रहा है। इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नॉन जीरो, इसका डिस्क्रिमिनेंट नॉन जीरो है, ठीक है। ए बी सी इंटीजर्स है, ए जो है ना वो जीरो के बराबर नहीं है, ठीक है। उसके रूट्स की जरूरत क्या है, फिर उससे होगा क्या, उसका उसके फैक्टर बन रहे थे क्या, 5 और 2 आ रहे थे। हाँ तो फिर इसके रूट आ तो जाते, फिर यहाँ से, अच्छा हाँ ऐसा भी कर सकते थे वैसे। इसके रूट अल्फा बीटा डायरेक्टली निकल भी रहे थे वैसे तो ना, 5 और 2, 5 और 2 इसके रूट निकल भी रहे थे और फिर उससे वो बना लेते हैं। हाँ ये भी कर सकते थे, वो थोड़ा जल्दी हो जाता। सही बात है, क्योंकि इसके रूट बन रहे थे, मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जनरली ऐसी इक्वेशन के अंदर रूट्स बनाता नहीं वो, तो मुझे लगा नहीं बनाया होगा। कोई नहीं, चलो ठीक है। If the discriminant of the quadratic equation where ABC belongs to integers and A is not equal to 0 and not a perfect square, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, then the roots of this equation are, ये तो सीधा सा सवाल है। कह रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट ना जीरो भी नहीं है और परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है और नॉन जीरो है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, नॉन जीरो है, तो फिर उसके रूट क्या होंगे। यानी कि इसका डिस्क्रिमिनेंट निकलेगा, इसका जो रूट आएगा, रूट में डी आएगा, माइनस का बी प्लस माइनस अपॉन में 2a, ये रूट ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा। और जब रूट आ जाता है तो फिर हमारे वो रूट्स क्या हो जाते हैं, इरेशनल हो जाते हैं और वो अनइक्वल हो जाते हैं, है ना, वो इरेशनल हो जाएंगे और अनइक्वल हो जाएंगे। ये तो आसान बात है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ ए इज, पूरा सवाल देखने दो, हाँ। कह रहा है कि इफ ए बी सी ग्रेटर देन जीरो है, अगर ए बी सी क्या है ग्रेटर देन जीरो है, तो ए अपॉन में ए प्लस, ए अपॉन में बी प्लस सी, बी अपॉन में सी प्लस ए और सी अपॉन में ए प्लस बी, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी।
इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी ये पूछ रहा है कि अगर ए बी सी तीनों 0 से बड़े हैं तो इसकी मिनिमम वैल्यू तुम कितनी बना सकते हो, बताओ। इसकी मिनिमम वैल्यू हम कितनी बना सकते हैं? बाई ए बाई बी बाई बी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसकी मिनिमम वैल्यू की मैं बात करूं, मैंने एक क्वेश्चन तुम्हें ऐसा कराया हुआ है क्योंकि मैं उससे रिलेटेड इसलिए इसको करा रहा हूं, मैं इसकी मिनिमम वैल्यू निकालूं या इसके रेसिप्रोकल्स की मैक्सिमम वैल्यू निकालूं, तो वो सेम आएगी कि नहीं आएगी? मैं कहूं कि इसकी मिनिमम वैल्यू देखूं, या फिर मैं बी प्लस ए सी प्लस ए बाई बी और ए प्लस बी बाई सी इसकी मैं मैक्सिमम वैल्यू देखूं, क्या बराबर होगी? ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी रख के जल्दी हो जाएगा। और उससे होगा क्या, तुम्हें ये क्या पता कि उसी कंडीशन पे मिनिमम आएगा, ये बताओ। तुम्हें ये क्या पता, इस चीज की गारंटी कैसे दोगे? चलो ठीक है, वो तो मैंने मान लिया कि ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी रख दो या फिर 1 1 1 रख दो, कुछ भी वैल्यू रख दो, पर तुम्हें क्या पता कि वो ही मिनिमम आएगी? दो क्यों नहीं आ सकती और एक क्यों नहीं आ सकती? चलो एक भी आ सकती है, एक का क्या रीजन है? ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी पे मिनिमम होगा क्यों, ये तो बताओ मुझे। ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 1 पे ये मिनिमम क्यों होगा, उसका कारण क्या है, ये कैसे बताओगे? ये बताओ मुझे। है, बोलो। बताओ जल्दी से, इस पे मिनिमम होगा क्यों? एक मिनट रुको। बताओ, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 1 पे ये मिनिमम होगा क्यों, इसका कारण क्या है? दो वैल्यू क्यों नहीं लेगा, वन वैल्यू क्यों नहीं लेगा, ये क्या बात हुई? सिंस ऑल थ्री आर ग्रेटर देन जीरो, क्यों तुम 1/2 नहीं रख सकते? 1/3 क्यों नहीं रख सकते संजीव? 1/2 1/3 इन सबको रखने में क्या समस्या है? ऐसी तो कोई समस्या नहीं है, तो वो एक तरीका बना नहीं ना, वो एक सही बात बनी नहीं। तो मैं कह रहा हूं कि इसकी मिनिमम वैल्यू देखें या इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखें, बात बराबर है। इसकी मिनिमम वैल्यू देखें या इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखें? अब इसकी मैक्सिमम देख नहीं सकते, इसकी तो हम मिनिमम ही देख सकते हैं। इसकी तो नहीं संजीव, उसका भी कोई आइडिया नहीं है मुझे। इसकी मिनिमम देख ली, इसकी मिनिमम देख नहीं सकते, और इसकी इसकी मिनिमम देख सकते हैं, इसकी मिनिमम वैल्यू देख सकते हैं। अब ए एम जी एम का कंसेप्ट लगाना चाह रहा था मैं। ए एम तो जो होता है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम होता है, यहाँ से तो इस चीज़ की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, और मुझे इस चीज़ की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। इस चीज़ की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो इस चीज़ की मिनिमम वैल्यू होगी। अब इस चीज़ की मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालूं? इसकी तो मैं मिनिमम निकाल सकता हूँ, इसकी तो मैं मिनिमम निकाल सकता हूँ। इसको प्रूव कैसे करोगे भाई? ये भी तो बात है ना, ए बी सी ग्रेटर देन जीरो है, तो वो तो जीरो तो कुछ भी हो सकता है ना, वो तो किताबों में लिखा रहता है ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 1 ले लो मिनिमम हो जाएगी, पर मिनिमम क्यों हो जाएगी, उसका कारण क्या है ना? हम्म या हम एक चीज ये कर सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी अगर मैं एज्यूम कर लूं, सिर्फ इतना एज्यूम कर लूं, तो ये मेरा बन जाएगा ए अपॉन 2a, ये बन जाएगा ए अपॉन ये भी 2a और ए अपॉन 2a। तो अगर ये तीनों बराबर होंगे तो ये 3/2 आ जाएगा। अब बात तो इसके लिए भी होना चाहिए, ये हम बात कह सकते हैं कि भाई किसी के लिए भी पूछ रहे हो, ए बी सी कुछ भी हो सकता है, ए बी सी अगर कुछ भी हो सकता है तो हम इक्वल के लिए भी देख लेते हैं। इक्वल के लिए एक वेरिएबल का फंक्शन बन जाएगा, और एक वेरिएबल का फंक्शन बनाने के लिए, एक वेरिएबल का फंक्शन बनने से उस टाइम भी इसकी वैल्यू 3/2 ही आ रही है ना? अब उस टाइम तो एक कांस्टेंट दे रहा है, फिक्स वैल्यू दे रहा है, ना तो ज्यादा हो सकती ना कम हो सकती। तो जब हम इसको एक वेरिएबल का फंक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, सुनो बात को, जब मैं इसको एक वेरिएबल का फंक्शन बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ये 3 वेरिएबल का फंक्शन है, इस 3 वेरिएबल के फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। इसको जब मैं एक वेरिएबल का बनाने की कोशिश कर रहा हूं तो ये कांस्टेंट फंक्शन बन रहा है, और कांस्टेंट फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू सेम होगी, ठीक है? तो ये 3/2 हो जाएगा। पता है ऐसे एक एक चीज को पुट करके तुम नहीं देख सकते, वो तुम्हारी बात सेटिस्फाई कर रही है चीजें, पर वो ठीक है, पर तुम इसको ऐसे कर नहीं सकते हो कि ये रख के देख लिया वो रख के देख लिया, ये कोई उसका सेटिस्फैक्ट्री प्रूफ नहीं है। यहां से मैं ये चीज का एक्सप्लेनेशन तुम्हारी इस बात में से ये जरूर ढूंढ सकते हैं कि जब हमने इसको वन वेरिएबल का फंक्शन बनाने की कोशिश करी तो फिर एलसीएम लेके तो बहुत हालत खराब हो जाएगी नितेश। तो ये फिर भी कह सकते हो कि जब हमने इसको एक वेरिएबल का फंक्शन बनाया तो एक कांस्टेंट फंक्शन बन गया, इसकी मिनिमम भी यही हो रही है और इसकी मैक्सिमम भी यही हो रही है इस केस में। पर मेरे को अभी भी डाउट है इसमें, ये देखना पड़ेगा। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये अलजेब्रा के क्वेश्चन आ रहे हैं। इफ ए बी सी आर नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, अगर ए बी सी तुम्हारे नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स हैं, देन अब यहां पे तुम ऑप्शन से रिजेक्ट करा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स का मतलब क्या होता है? नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ आदर्श, तो मेरे को उसके अंदर थोड़ी सी समस्या लग रही है, मैक्सिमम भी हो सकती है और वो मिनिमम भी हो सकती है, उस केस में तो दोनों सेम ही होगी, ठीक है? पर ये एसएससी का क्वेश्चन है, मिनिमम 3/2 ही होगी। अरे तो एसएससी का है तो 3/2 क्यों होगी? एसएससी का है तो कोई फिक्स रूल है? अगर ए बी सी नॉन नेगेटिव है तो नॉन नेगेटिव में जीरो एंड पॉजिटिव दोनों आ गए। अब यहाँ पे तुम एकदम ऑप्शंस को कर करके रिजेक्ट करा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ऑप्शंस का यूज कर करके तुम एकदम इजीली रिजेक्ट करा सकते हो, जैसे कि मान लो ए को 0 मान लो, बी को 1 मान लो, सी को भी 1 मान लो, आराम से ऐसे कर सकते हो। इसमें दुनिया जान के चीजें रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है?
ठीक है। अब है अगर मैं यहाँ पे रखूंगा a को 0, b को 1, c को 1, तो ये तो 2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो 2 इज लेस देन 0, ये बात तो एकदम गलत हो जाएगी। यहाँ पे रख के देखोगे, अब ये तो ऑप्शन से रिजेक्ट कर लो, ये वाली चीज फिर भी होल्ड पे रह रही है। यहाँ पे 2 इज ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसको रख के देखेंगे तो ये भी, ये कितना कह रहा है 2 इज लेस देन 2, यहाँ पे रखोगे तो ये 2 इज लेस देन 2 बन रहा है, ये भी बात गलत है। ठीक है, अगर यहाँ पे रख के देखेंगे तो ये कह रहा है कि 2 इज लेस देन 3 इंटू में 2/3 की पावर 4 है ना, तो ये कितना बन रहा है 2 इज लेस देन, बी को भी 0 ही मान लेते हैं ना, बी को भी 0, एक और 0 मान लो, बी को भी 0 मान लेते हैं इस केस के लिए। इस केस के लिए जब बी को भी 0 मान लोगे तो 1 बन जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा सिर्फ हमारा, यहाँ भी 1 आ जाएगा, 1/3 की पावर 4 बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो देखो 1 इज लेस देन बोल रहा है, 1 तो इससे बहुत बड़ा आएगा, ये 1/3 का 2 बन रहा है, तो ये बात भी गलत है, तो सीधा हो जाएगा। बता दिया पूजा मैंने सारा, टेलीग्राम पे कल वाले लेक्चर में भी बताया था। ठीक है, नेक्स्ट, कंसिडर द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज, कंसिडर द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, इस इनइक्वालिटीज को सोल्व करना है। ठीक है, इनइक्वालिटीज कर लेना भाई, इनइक्वालिटीज का आसान सा टॉपिक है, 1-2 लेक्चर में हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, ये है देखो, तो यहाँ पे इसके अंदर एलसीएम ले लेंगे तो 4 आ जाएगा, ये हो जाएगा x - 3 माइनस का 4x, लेस देन यहाँ पे एलसीएम 6 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3x - 3 माइनस का 2x और प्लस का 4, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन रहा है माइनस का 3x माइनस का 3 माइनस का 3x माइनस का 3/4, ठीक है, इसमें दिखता भी तो नहीं ढंग से, मुझे ही नहीं दिख रहा, तुम्हें कहाँ से दिखेगा। लेस देन ये कितना हो जाएगा x + 1/6, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, ये 2 पे ये 3 पे कट जाएगा। लीनियर इनइक्वालिटी में दिक्कत कहाँ होती है सर, तीनों ही 0 मान ले में क्या दिक्कत है इसमें, कंडीशन, हाँ तीनों 0 मान लो, पर उसमें मेरे को ये था कि रिजेक्ट भी तो होनी चाहिए, तीनों 0 मान लो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बोलो तीनों 0 मान लो उसमें भी कोई नहीं है, मेरे को ये था कि चीजें रिजेक्ट एक ही ऑप्शन से हो जाए, तो थोड़ी नॉन 0 0 मान लो। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो माइनस का 9x माइनस का 9 लेस देन 2x प्लस का 2, तो ये यहाँ से इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 11x, और इधर ले जाओगे तो माइनस का प्लस का 11 हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस का 11। अब -11 से डिवाइड कराओगे तो इनइक्वालिटी का साइन हो जाएगा चेंज, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कराने पे इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है नेगेटिव नंबर से पॉजिटिव में, कोई दिक्कत नहीं होती है, और जोड़ने घटाने में तो कोई कैसी भी समस्या नहीं होती। तो पहली इनइक्वालिटी तो ये कह रही है, दूसरी वाली एकदम रद्दी सी है, 2 - x इज ग्रेटर देन 2x - 8 कह रहा है, इसको इधर ले आओ माइनस का 3x, इधर ले जाओ माइनस का 10, तो अब इसमें -3 से डिवाइड कराएंगे, जब -3 से डिवाइड कराएंगे x इज लेस देन 10/3 बन जाएगा, -1 से बड़ा और 10/3 से छोटा, तो ये ऑप्शन सही है, -1 से बड़ा और 10/3 से छोटा। क्या इसमें एक और सवाल था, हाँ बिल्कुल एक सवाल और है, क्या कह रहा है देखो, इसको तो नेक्स्ट ही पेज पे देख लेंगे ना, यहाँ पे तो वैसे भी अधूरा है। पढ़ने दो, नेक्स्ट पेज पे देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर y की वैल्यू 3/2 की पावर x - 1 और 3/2 की पावर माइनस का x - 1 है, ठीक है, देन y का लघुत्तम मान क्या होगा, लघुत्तम मान क्या होता है, मिनिमम, मिनिमम था ना पीछे, y का लघुत्तम मान, लीस्ट वैल्यू ऑफ x, हाँ तो लीस्ट वैल्यू पूछ रहा था कि इसकी क्या होगी, y की लीस्ट वैल्यू पूछ रहा है, अगर x रियल नंबर है तो। अब इसको कैसे करें, क्या इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव लगा दें, क्या इसके अंदर हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ही चिपका दें, क्या क्या कहते हो, या फिर एलसीएम वेलसीएम लेके इसको थोड़ा सा सही करें, y इज इक्वल टू मिनिमम वैल्यू, y इज इक्वल टू 3/2 रेज टू द पावर x - 1, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/3/2 की पावर x + 1 लिख सकता है ना। तुम एक काम करो, इसका डेरिवेटिव ही करो सीधा, एलसीएम वेलसीएम के चक्कर में मत पड़ो, 3/2 की पावर x - 1 का 3/2 की पावर x - 1 log 3/2, यहाँ पे 3/2 की पावर माइनस का x - 1 एज इट इज log 3/2, और x - 1 का माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, क्रिटिकल वैल्यू निकालने के लिए इसको 0 के बराबर रखो, क्रिटिकल वैल्यू निकालने के लिए जब इसको 0 के बराबर रखोगे, अलग से रख लो, जब इसको 0 के बराबर रखेंगे हम तो क्या होगा देखो, log 3/2 तो डिवाइड हो जाएगा, 3/2 की पावर x - 1 माइनस में 3/2 की पावर माइनस का x - 1, ठीक है, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 0 के बराबर आ जाएगा, इनको इक्वल रख दो, तो 3/2 की पावर x - 1 इज इक्वल टू 3/2 की पावर, यहाँ ये माइनस x - 1 है, तो 3/2 की पावर माइनस x - 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कितना आ रहा है ये देखो, अगर मैं इसको इधर ले आऊँ, मतलब ये दोनों 3/2 की पावर्स हैं, तो x - 1 जो है वो तुम्हारा माइनस का x - 1 के इक्वल होगा, -1 से -1 कट जाएगा, 2x की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो x 0 होना चाहिए, एक ही क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, तो x की वैल्यू को उठा के 0 रख दो उसमें, जब x की वैल्यू 0 उठा के रखोगे तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/2 की पावर -1 प्लस ये भी कितना हो जाएगा 3/2 की पावर -1, हो गया 2/3 प्लस 2/3, तो कितना आ गया हमारा 4/3, ठीक है, मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई 4/3। देखो एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया और उसने मिनिमम वैल्यू ही पूछी थी, तो चेक करने की जरूरत नहीं है ना, अगर एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया तो चेक करने की जरूरत नहीं है कि वो मिनिमम ही मिलेगा। सर इस क्वेश्चन में x बिलोंग्स टू r है तो x को लेट कर सकते हैं, नहीं क्या लेट करोगे फिर हिमांशु,
रियल नंबर है, अगर तुमने x को कुछ रख दिया फिर तो तुमने इसको कांस्टेंट बना ही दिया। हमें पहले तो वो x देखना पड़ेगा ना जहां पे मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा, वो x निकालना पड़ेगा। नमस्ते दीपक रवि। इस क्वेश्चन के अंदर कुछ समस्या बता रहा है, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। ऐसी k की कितनी वैल्यू बनेगी, तो ये तो हम खुद से भी देख सकते हैं क्या बनाना है हमें, पर इसके अंदर समस्या क्या रहेगी। अच्छा, इसके अंदर समस्या उसने पता है क्या बना दी, इस क्वेश्चन के अंदर दिक्कत ये कर दी उसने, k को ना यहाँ पे और रख रखा है। तुम अगर सॉल्यूशन देखोगे तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है ये दोनों तो बराबर, चलो हम ट्राई करते हैं। a1 नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। यही होती है ना नो सॉल्यूशन की कंडीशन, यही होती है नो सॉल्यूशन की कंडीशन। तो जब a1 अपॉन a2 को k प्लस वन a1 अपॉन a2 करोगे तो ये आएगा, और b1 अपॉन b2 करोगे तो b1 कितना है 8 और b2 कितना है k प्लस 3, ये है। जब इनको हम बराबर रखेंगे तो यहाँ से k प्लस वन इंटू में k प्लस 3 इज इक्वल टू 8, k के इक्वल आएगा, यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 3 इज इक्वल टू 8k। ठीक है, तो यहाँ से मेरा क्या बन जाएगा, k स्क्वायर, उसको इधर लाओगे तो माइनस का 4k और प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा x माइनस का 3 इंटू में x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो या तो x की सॉरी k माइनस 3 इंटू में k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो या तो k की वैल्यू 1 होगी या फिर k की वैल्यू 3 होगी, या तो k की वैल्यू 1 होगी या फिर k की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी, है ना। तो 1 और 3 पे ये वाला रेशो इक्वल आ जाएगा, पर हमें साथ में क्या चाहिए, b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 भी चाहिए। तो अब ये देखो कि इनमें से कौन सा k ये काम भी कर देगा। तो एक रेशो उठा लो, या तो a1 अपॉन a2 उठा लो या b1 अपॉन b2 उठा लो। हमें क्या चाहिए, b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब a1 a2 तो इसके बराबर ही है, तो b1 अपॉन b2 करोगे तो वो कितना आएगा, b1 अपॉन b2 8 अपॉन में k प्लस 3, और c1 अपॉन c2 कितना है, c1 देखो 4k और c2 कितना है 3k माइनस 1, 4k और 3k माइनस 1, यहाँ पे 2 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 ओवर k प्लस 3 इज इक्वल टू k ओवर 3k माइनस 1। देखो जरा, मतलब ये नॉट इक्वल टू आना चाहिए। ठीक है, k की वैल्यू 1 रखो जरा, अगर मैं k की वैल्यू 1 रखूंगा तो क्या ये नॉट इक्वल टू आ रहे हैं, k की वैल्यू अगर मैं 1 रखूंगा तो ये तो बनेगा 2/4 और वो क्या बनेगा 1/2, इसमें तो बराबर आ रहे हैं। k की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूं तो ये दोनों भी इक्वल आ रहे हैं, तो k तो 1 हो नहीं सकता। अगर k की वैल्यू 1 लोगे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ जाएंगे क्योंकि तीनों रेशो बराबर हो जाएंगे, तो k की वैल्यू 1 नहीं लेनी है, इसमें तो ये बराबर आ गए, नॉट इक्वल टू आने चाहिए। k की वैल्यू जरा 3 लो, 3 रखोगे तो ये हो जाएगा 2/6 और ये कितना हो जाएगा 3/8। अब की बार ये नॉट इक्वल टू आ रहे हैं, तो यानी कि k की वैल्यू फिर हमें क्या लेनी पड़ेगी, k की वैल्यू हमें 3 लेनी पड़ेगी। तो ऐसा एक k एग्जिस्ट करेगा, बस ऐसा सिर्फ एक k हो सकता है जिसके लिए सिस्टम के पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा कोई भी k लोगे तो या तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा और या फिर तुम्हें इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, समझ आया या नहीं आया। इसने देखो ऑप्शन में ही नहीं दिया 2 3 माइनस 1 0, ये ऑप्शन दे रखे हैं। k की वैल्यू 3 नहीं है, k तो 3 आया पर ऐसे k कितने होंगे, ऐसा k सिर्फ एक होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ केस पूछे, क्या पूछे, नंबर ऑफ केस पूछे तुमसे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कंसिडर द लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ आर क्यूब। वाह, देखा लीनियर अलजेब्रा का प्रश्न आ गया, अब मजा आएगा, अब मजा आएगा ना बिडू। हाँ, कंसिडर द लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट एस, क्या कह रहा है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। अब हमारा काम शुरू हुआ, इतनी देर से मैं तो दुखी हो रहा था 9वीं 10वीं में। कंसिडर द लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट एस ऑफ आर क्यूब इफ वी एनलार्ज दिस सेट टू फाइंड द बेसिस ऑफ आर क्यूब दैट कंटेन्स एस। तो फिर कह रहा है कि हम अगर मैं इसको बड़ा करूं थोड़ा सा ताकि ये आर क्यूब का बेसिस बन जाए, आर क्यूब का बेसिस बन जाए, तो हमें उसके अंदर क्या ऐड कर देना चाहिए, हमें उसके अंदर क्या चीज को ऐड कर देना चाहिए, ये पूछ रहा है ना। तो हमसे वो क्या कह रहा है, देखो बेसिस कब बनता है, टू फाइंड द बेसिस ऑफ आर क्यूब। बेसिस बनने के लिए दो चीजों की जरूरत है, एक तो क्या हो, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, और एक क्या करें, जनरेट भी कर दे, जनरेटिंग भी हो। हाँ नहीं सर अभी मजा आएगा ना, हाँ मतलब जो भी है। तो सबसे पहले तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ढूंढो। लीनियरली इंडिपेंडेंट कौन सा है, लीनियरली इंडिपेंडेंट कैसे ढूंढा जाएगा, देखो अब लीनियरली इंडिपेंडेंट ढूंढने का एक लंबा तरीका, मैंने छोटा तरीका क्या बताया था, कोई बता सकता है मेरे को, मैं देखता हूं किसको कितना याद है। लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट बनाने के लिए अगर 3 वेक्टर्स को लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करना है तो फिर हम क्या करेंगे, ये बताओ क्या करना सबसे आसान रहेगा। क्या सबसे आसान मेथड है बताओ, सबसे इजीएस्ट मेथड क्या है, रैंक निकालते हैं। सबसे आसान काम हम क्या करते हैं, रैंक निकाल के देखते हैं। अगर मैट्रिक्स की रैंक 3 ही आएगी तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। बाकी तुम मेरे को बताओ, क्या तुम्हें थोड़ी सी भी अगर बुद्धि आ रही हो तो ये दोनों वेक्टर से एक दूसरे के मल्टीपल नहीं दिख रहे तुम्हें, क्या ये दोनों वेक्टर से एक दूसरे के मल्टीपल नहीं दिख रहे। बिल्कुल रिया कर देंगे। डिटर्मिनेंट चेक, हाँ डिटर्मिनेंट भी चेक कर सकते हो, बिल्कुल ठीक है मोनिका, क्योंकि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा तो उसका मतलब यही है कि रैंक 3 आएगी, ये भी कर सकते हो मोनिका, बिल्कुल ठीक है। देखो इसको अगर -2 से गुना कराते हैं, इसको -2 से गुना कराएंगे तो ये आ जाएगा, तो ये तो लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। हटाओ, यहाँ का नहीं पता मुझे, यहाँ का मुझे नहीं पता, तो या तो रैंक निकालो या डिटर्मिनेंट निकालो। दूसरे वाले का 1 0 2 0 -1 -3 1 -1 -1, ठीक है,
1 0 2, ये तो जीरो बना ही पड़ा, इसको इसमें से घटा दो, जब इसको इसमें से घटाओगे तो ये कितना बन जाएगा 0, ये बन जाएगा -1, ये बन जाएगा -3। ये देखो ये दोनों रोज सेम बन गई, तो ये भी लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, सी ऑप्शन इसने दिया है, पहले हम डी चेक करते हैं। सी ऑप्शन इसने दिया है तो ये 1 0 2 है, 0 -1 -3 है, और देखो 2 0 4, ये तो सीधा सा दिख रहा है। अगर मैं इसको 2 से गुना कराऊंगा तो ये वाला आ ही जाएगा, इस वाले को 2 से गुना कराएंगे तो 2 0 4 2 0 4 बन जाएगा। तो ये भी नहीं हो सकता, तो इनके अंदर से एल आई सेट सिर्फ यही है, और एल आई अगर एक से ज्यादा होते ना तो फिर समस्या हो जाती। और अगर एक बात बताओ, अगर 2 सेट एल आई आ जाते तो फिर क्या होता? अगर इनमें से 2 सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट आ जाते हैं तो फिर क्या हो जाता? ये बताओ। अगर एक सेट और मिल जाता जो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता तो फिर क्या होता, ये बताओ। वैसे तो एक बात बताऊं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर मैं तुम्हें सारे करा दूंगा ना, तो तुम्हारा अगर कोई एकदम सूखा उठ के भी आ जाएगा ना सारे प्रीवियस ईयर पेपर अच्छे से करके, तो उसकी बहुत बढ़िया तैयारी हो जाएगी, क्योंकि इतने सवाल और इतने टॉपिक्स रिवाइज हो जाएंगे जिसकी कोई हद नहीं है। अगर एक से ज्यादा सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होता तो फिर क्या होता? फिर क्या करते? अगर एक से ज्यादा लीनियरली इंडिपेंडेंट होता ना यहाँ पे सेट, तो फिर सवाल गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता? मेरे को ये बताओ। आर क्यूब की डायमेंशन 3 है, आर क्यूब की डायमेंशन 3 है, और 3 वाला सेट तुमने देख भी लिया कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है। अब ऐसा हो सकता है क्या कि 2 ऐसे लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट मिल जाएं जो उसको क्या कर दे, जनरेट कर दे? ऐसा तो हो ही सकता है, बेसिस यूनिक थोड़ी ना होते हैं, बेसिस तो इनफाइनाइट होते हैं। तो मान लो ये वाला भी इंडिपेंडेंट आ गया, ये वाला भी इंडिपेंडेंट आ गया, इसकी भी कार्डिनलिटी 3 है और इसकी भी कार्डिनलिटी 3 है, और आर क्यूब की भी कार्डिनलिटी 3 ही है। तो आर क्यूब के तुम्हें 2 बेसिस मिल जाते, एक दोनों ऑप्शंस में अलग अलग बेसिस हो जाते, और अगर दोनों बेसिस मिल जाते तो दोनों ऑप्शन सही हो जाते, फिर सवाल ही गलत हो जाता। ठीक है, हाँ मैं बिल्कुल कराऊंगा प्रीवियस ईयर पेपर टेस्ट सीरीज, और अगर हो सका तो एक प्रैक्टिस बैच भी ले आएंगे लास्ट में, जिसमें बस हम 15-20 दिन में सिर्फ सवालों की प्रैक्टिस करें। बस टॉपिक एक चैप्टर उठाया उसकी प्रैक्टिस, दूसरा चैप्टर उठाया उसकी प्रैक्टिस, बस सिर्फ प्रैक्टिस। ऐसा कि टेस्ट सीरीज प्लस प्रैक्टिस बैच, कुछ ऐसा करेंगे। और ये करेंगे एग्जाम से थोड़ा सा पहले, ज्यादा पहले अभी नहीं, एग्जाम से पहले, जैसे मई में, जून में, उस टाइम के आसपास। उस टाइम मेरे को आराम भी रहेगा थोड़ा, तो मई जून के आसपास हम ये चीज करेंगे। तब तक हम शांति से प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे, तुम शांति से पढ़ोगे, है ना। और अगर हो सका तो मई के आसपास, क्योंकि जुलाई अगस्त में पेपर होगा, तो मई के अंदर हम एक ऐसा कुछ प्लान करेंगे जिसमें एक प्रैक्टिस बैच भी हो जाए और साथ साथ टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड ही हो जाए तुम्हारी दोनों की। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट, अभी कहाँ कर रहे हैं सुरभि, मैं तो मार्च से पढ़ा रहा हूँ डी ट्रिपल एस बी को। ये देखो, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट इज ट्रू फॉर रियल वेक्टर स्पेस आर क्यूब। आर क्यूब के लिए कौन सा वेक्टर स्पेस सही है, कौन सी बात सही है? कह रहा है कि एवरी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ आर क्यूब कैन बी एनलार्ज्ड टू ए बेसिस ऑफ आर क्यूब। सही बात है, कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट को हम एक्सटेंड करा सकते हैं एक बेसिस बनाने के लिए। अभी अभी हमने ये काम किया है, अभी हमने ये काम किया है, तो ये ऑप्शन एकदम सही है। एवरी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ आर क्यूब इज ए बेसिस ऑफ आर क्यूब। क्या हर एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट बेसिस होता है? ना भाई, उसकी डायमेंशन बराबर होनी चाहिए। जैसे ये वाला इंडिपेंडेंट तो था, पर ये बेसिस कहां था? ठीक है, नहीं था। अगला, एवरी लीनियरली डिपेंडेंट सबसेट तो बेसिस कभी हो ही नहीं सकता। डिपेंडेंट सेट कैसे बेसिस हो सकता है? इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। एवरी लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑफ सबसेट आर क्यूब कैन बी श्रिंक्ड टू ए बेसिस ऑफ। श्रिंक कर सकते हो? नहीं भाई, श्रिंक तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि बेसिस में से जैसे ही कम कर दोगे तो इंडिपेंडेंट तो हो सकता है, पर वो जनरेट करे ये जरूरी नहीं है भाई। बेसिस का क्या होता है? बेसिस मिनिमम ऐसा सबसे छोटे से छोटा सेट होता है जो पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट कर देता है। बेसिस ऐसा सबसे छोटे से छोटा होता है ना। दीपक, अब वो टाइम के बाद, टाइम जब आएगा तब देखेंगे। अभी के लिए तुम सिर्फ, मैं प्रीवियस ईयर पेपर कराऊंगा, तुम पढ़ो। जो बच्चे नए ज्वाइन हुए हैं वो अपना, तुम्हारे पास सारी की सारी चीजें हैं, उनको पढ़ो शांति से। ठीक है, तुम्हारे पास कोर्स है, 1 सेकंड वेट करो। हाँ भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। गुड इवनिंग पल्लवी। क्या कह रहा है? कहाँ गया ये सवाल? पीछे चले गया, ये सवाल हमारा पीछे चला गया। 2 ऑप्शन यहाँ दिए हैं, 2 ऑप्शन आगे दिए हैं, सही वाला यही है। चलो यही एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। हाँ, ये वाला देखो क्या कह रहा है। लेट ए बी ए नॉन जीरो एम क्रॉस एन मैट्रिक्स ऑफ रैंक आर। ठीक है, एक एम क्रॉस एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है, एम क्रॉस एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है, जिसकी रैंक कितनी है? जिसकी रैंक है आर, जिसकी रैंक कितनी है? आर है। ठीक है, कोई बात नहीं पल्लवी। देन ए इज इक्विवेलेंट टू, तो ए जो है ना वो इसके इक्विवेलेंट होगी। ये बात देखो क्या कह रहा है कि फिर ए मैट्रिक्स कुछ ऐसी दिखेगी। कह रहा है कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिखेगी और बाकी सारा सब कुछ जीरो दिखेगा, ऐसा कह रहा है। फिर आई आर इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर इफ, ऐसा कब होगा? ये पूछ रहा है ऐसा कब होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है हिमांशु। फिर आई आर इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर इफ
ऐसी चीज कब होगी, कह रहा है कि अगर इसकी रैंक आर है तो ऐसा कब होगा कि ये ए मैट्रिक्स मुझे ऐसी दिख जाए कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। देखो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, जैसे कि मैं तुम्हें एक एग्जांपल से बताता हूँ ये कहना क्या चाह रहा है। मान लो मैंने एक मैट्रिक्स ले ली 3x4 की। 3x4 का मतलब समझ रहे हो, 3 तो रो है, 1 2 3, 3 तो रो है उसके अंदर, और 4 उसके अंदर कॉलम है, 1 2 3 4, ऐसी मैट्रिक्स है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि इस मैट्रिक्स को मैं मान लो ऐसे ब्रेक कर दूं कि यहाँ पे एक I2 मैट्रिक्स बन जाए, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 ऑर्डर की बन जाए, 1 0 0 1। अब रो तो 3 है, तो तीसरी रो में भी 0 0 आ जाए, और कॉलम 4 है, तो यहाँ पे क्या हो जाए, तुम्हारे 2 कॉलम पूरे पूरे 0 बन जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। तो ये वाली जो मैट्रिक्स है ऐसा कब हो पाएगा, यहाँ पे ये कितना, ये 2 है, तो ये चीज कब पॉसिबल है ये पूछ रहा है। ये चीज कैसे और कब पॉसिबल होगी ये पूछ रहा है। तो इसको तो उसने m क्रॉस n बोला है, और इसको उसने r बोला है। इसको उसने क्या बोला है, r बोला है। ठीक है, जो I2 बनाया है। कब बोलो, क्या कब कैसे क्या पॉसिबल होगा, अब ये चीज कैसे कब पॉसिबल होगी ये बताओ। मैट्रिक्स की रैंक 2 है, अगर मैं ऐसा बना दूंगा तो उसमें दिक्कत क्या होगी। अगर मैं m n और r को इक्वल ना रखूं तो ऐसा पॉसिबल है, जैसा मैंने इसमें ही पॉसिबल कर दिया, तो ये चीज भी पॉसिबल तो है वैसे। हाँ पर देखो एक चीज देखो, यहां पे एक चीज मेरी बात देखो। हाँ हाँ, यूट्यूब पे देखेंगे दीपक। मुझे एक बात ये बताओ कि इस मैट्रिक्स का अगर हमने ये सिस्टम कर दिया तो क्या इसकी रो रैंक तो 2 हो गई और इसकी कॉलम रैंक, अच्छा रो रैंक भी 2 है और कॉलम रैंक भी 2 ही है यार, कॉलम रैंक भी 2 ही है, तो अनइक्वल भी तो हो सकते हैं, क्या दिक्कत है। यहाँ पे m की वैल्यू मैंने 3 ली है, n की वैल्यू मैंने 4 ली है, r की वैल्यू मैंने 2 ली है, पर ये तो कह रहा है कि m n और r की वैल्यू तीनों की बराबर होनी चाहिए। m n और r तीनों के तीनों इक्वल होने चाहिए, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स बने, यानी कि क्या हो, स्क्वायर मैट्रिक्स बने, और उसी के अंदर पूरा का पूरा एक डायगोनल 1 1 1 बन जाए, उसी के अंदर पूरा का पूरा एक डायगोनल क्या बन जाए, 1 1 1 भी बन जाए, ये कह रहा है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, मतलब ऐसा पॉसिबल सिर्फ ऐसा ही क्यों होगा, क्या और कोई केस नहीं बन सकता। इसकी कॉन्ट्राडिक्शन कैसे दोगे, इसकी कॉन्ट्राडिक्शन कैसे दोगे बताओ। हम्म, इसकी कॉन्ट्राडिक्शन हम कैसे देंगे, सोचो 1 मिनट के लिए। Let A be a non-zero m cross n matrix of rank R, then A is equivalent to, ये ऊपर से जा रहा है यार, मेरे को तो इसमें अगर वैसा भी बना दे रहा हूं तो मेरे को तो समस्या नहीं समझ में आ रही कि इसमें m और n को बराबर ही क्यों होना पड़ेगा। और भाई चलो मैंने ये भी मान लिया कि चलो m और n तो बराबर हो सकता है, उसका तो मैं केस कंसीडर कर सकता हूं कि m और n तो चलो बराबर हो जाएंगे, वो तो मैंने बात मान ली। इसमें थोड़ी समस्या है यार, ये चीज थोड़ी सी दिक्कत कर रही है, ये चीज थोड़ी सी दिक्कत तो कर रही है, डेफिनेटली कर रही है। मुझे थोड़ा सा पता नहीं, इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट सा लग रहा है, पता नहीं क्या चक्कर है। मुझे तुम्हें एक बात बताओ, मुझे एक बात ये बताओ कि अगर एम एन और आर अगर सेम हो गए, अगर एम एन और आर अगर सेम हो गए ना, अगर एम की वैल्यू एन की वैल्यू और आर की वैल्यू सेम हो गई, जैसे कि मान लो 3x3 की एक मैट्रिक्स ले ली, और इसके अंदर मैं वो वाला उस वाला केस ले लेता हूँ, एम इज इक्वल टू एन ले लेते हैं, और उस वाला केस बना लेते हैं कि I3 मैट्रिक्स इसके अंदर फिट कर देते हैं। I3 मैट्रिक्स जब इसके अंदर फिट कर दोगे तो फिर वो मैट्रिक्स ऐसी बन जाएगी 1 1 1 0 0 0 0 0 0। पर अब ये वाली जो मैट्रिक्स है ये इस टाइप की तो नहीं है ना, क्या ये वाली मैट्रिक्स इस टाइप की होगी, क्या ये वाली मैट्रिक्स इस टाइप की तो नहीं बनी ना, आइडेंटिटी दिखे फिर यहाँ 0 आए, यहाँ भी 0 आए, यहाँ भी 0 आए, ये इसके इक्विवेलेंट तो बनेगी ही नहीं। उस केस में तो वो मैट्रिक्स सिर्फ आइडेंटिटी ही बनेगी, उस केस में तो जो हमारी मैट्रिक्स बन के आएगी वो सिर्फ आइडेंटिटी ही बन के आएगी। सर नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज तो आइडेंटिटी के इक्वल ही होगी, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज तो आइडेंटिटी के इक्वल ही होगी। सिमरन समझा नहीं, रैंक मैट्रिक्स के ऑर्डर के इक्वल होगी, हाँ वो तो मैं उसकी बात समझ रहा हूँ, मैं समझ गया वो जो कहना चाह रहा है। मैं कह रहा हूँ अगर मैं उस वाली बात सेटिस्फाई करता हूँ तो जो मेरी मैट्रिक्स इक्विवेलेंट बनेगी वो ये बनेगी, मैट्रिक्स इक्विवेलेंट ये बनेगी। क्या ये वाली फॉर्म है IR 0 0 0 0, क्या ये वाली फॉर्म है बताओ, ये वाली ये तो फॉर्म नहीं बन रही। सर इसने मैट्रिक्स का ऑर्डर और रैंक का ऑर्डर कहां सेम बताया है, कहां सेम बताया है, मैट्रिक्स का ऑर्डर और रैंक, लेट ए बी एम क्रॉस एन मैट्रिक्स ऑफ रैंक आर है, या ये कहां बोला है कि वो सारी चीजें सेम मिलेगी, है ना। थोड़ा सा इसमें दिक्कत लग रहा है।
चलो इसको देखेंगे, इसको मैं देखूंगा क्या चक्कर है। मेरे को थोड़ी सी, क्योंकि मैं अगर ऐसा करता हूँ ना तो ये वाली टाइप नहीं बन रही है, यही मेरे को डाउट लग रहा है। उसके m इक्वल टू n इक्वल टू आर कहने में मेरे को दिक्कत नहीं है, पर फिर वो जो जिस मैट्रिक्स से इक्विवेलेंट बनाना चाह रहा है वो वैसे इक्विवेलेंट नहीं बन रही है ना। कोई नहीं, अगला देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई द सबस्पेस ऑफ R4 R³ आउट ऑफ द 4 गिवन ऑप्शंस। कह रहा है कि कौन सा सबस्पेस होगा, ये तो बड़ा आसान सवाल है। कौन सा सबस्पेस होगा R³ में, ए प्लेन इन R³ नॉट थ्रू द ओरिजिन, एक ऐसा प्लेन जो ओरिजिन से पास ना करे। क्या वो हो सकता है? मान लो जैसे ये प्लेन बना दिया x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, क्या ये इसका सबस्पेस बन सकता है? क्योंकि अगर तुमने अगर ऐसे दो पॉइंट्स ले लिए x1 y1 z1 और x2 y2 z2, दोनों को ऐड करोगे तो ये 1 + 1 2 हो जाएगा। ये तो नहीं हो सकता। ए प्लेन इन R³ नॉट थ्रू द ओरिजिन एंड नॉट 1 1 1, ना तो 0 0 से 0 से पास करे, ना 1 1 1 से पास करे। यही एग्जांपल ले लो, ना तो ये 0 0 0 से कर रहा, ना ये 1 1 1 से कर रहा। ये सबस्पेस तो नहीं बना रहा है ना, क्योंकि मैंने बताया था ना नॉन जीरो एलिमेंट होते हैं तो वो ऐड होके फिर ज्यादा बना देते हैं, वो दिक्कत हो जाती है। तो ये भी नहीं होगा। ए प्लेन इन R³ नॉट थ्रू द पॉइंट्स दिस बट पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 1 1, कह रहा है कि 0 0 से पास ना करे पर 1 1 1 से जरूर करे। तो उसमें फिर ये ले लो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3, ये ले लो। तो यहाँ पे 3 में 3 जोड़ दोगे तो 6 हो जाएगा। ये भी नहीं हो सकता। ए प्लेन इन R³ पासिंग थ्रू द ओरिजिन, सिर्फ सॉल्यूशन यही है कि 0 रहे, कांस्टेंट में कोई और दिक्कत ना रहे। ठीक है, ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू 0, ये प्लेन रहे ओरिजिन से पास होने वाला, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। ये चीजें तो अच्छे से बताई हुई है मैंने तुम्हें सारी की सारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द पोलिनोमियल विच विल बी द कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स ओवर रियल फील्ड। भाई साहब देखो, टीजीटी के सवाल है ये टीजीटी के सवाल है, डायगोनलाइजेबिलिटी भी पूछ रखी है। एक मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल कब होती है? जब उसका एम और जीएम बराबर होता है, उसकी जितनी भी आइगन वैल्यूज होती हैं उनका अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, सेम होता है। अब तुमने एक चीज देखी होगी, हमने कहा था कि एक मैट्रिक्स जिसकी आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट होंगी, मान लो कोई ऐसी आइगन वैल्यू आ गई, एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसकी आइगन वैल्यू 1 2 और 3 है। अब जब एम 1 ही हो गया तो जीएम तो एक ही होता है, क्योंकि जीएम कभी भी एम से ज्यादा नहीं हो सकता। अब जीएम 0 तो होगा नहीं, अगर सारी आइगन वैल्यू एक एक बार ही आ रही है तो फिर वो पक्का क्या होगी, तुम्हारी डायगोनलाइजेबल होगी, है ना। अब देखो रियल फील्ड पे बात कर रहा है, ये तो आइगन वैल्यूज ही क्या आ रही है, इमेजिनरी आ रही है। ये तो आइगन वैल्यूज ही आयोटा और माइनस आयोटा आएगी, ये तो हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे देखो एक आइगन वैल्यू तो 0 है तुम्हारी, ये कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल दिया हुआ है तुम्हें, ये क्या दिया हुआ है तुम्हें, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। और यहाँ पे इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट निकालो, यहाँ से भी इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं, प्लस का 6 बी स्क्वायर 36 माइनस का 100, ये भी रूट में नेगेटिव बन रहा है, ये भी रूट में नेगेटिव बन रहा है। ठीक है, तो ये भी इमेजिनरी जा रहा है, ये भी नहीं हो सकता। अगले वाला देखो, एक एक्स की एक तो आइगन वैल्यू 2 आ रही है और यहाँ से कितनी आ रही है, इमेजिनरी आ रही है, ये भी यहाँ से भी इमेजिनरी आएंगी, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ से देखो, यहाँ से एक आइगन वैल्यू, इसको क्या लिखोगे, एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, तो एक एक्स तो 0 आएगा। यहाँ से कितना बन जाएगा, एक्स माइनस का 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, तो एक्स की एक वैल्यू तो 1 आ गई और एक 2 आ गई। देखो तीनों आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट आ गई, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है तो इनका अरिथमेटिक मीन 1 है, सब एक एक बार आ रही है, तो एम 1 है तो जीएम भी कितना होगा, सबका 1 1 1 होगा, हेंस द मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। समझे? नेक्स्ट, एक सवाल पीछे रह गया यार, क्या कह रहा है, कंसीडर द फोर सेट ऑफ वेक्टर्स एबीसीडी आउट ऑफ दीज सेट ऑफ वेक्टर्स वन सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट पहचानना है हमें, क्या करना है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट पहचानना है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट कैसे पहचानोगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट कैसे पहचानोगे, इनमें से देखो कोई तरीका है रैंक निकालने का, या फिर वैसे देखो डिटर्मिनेंट 4 भी है क्योंकि, तो रैंक निकालना ज्यादा बेटर है। पहले वाली मैट्रिक्स क्या बनेगी, देखो 1 0 1 0 1 0 0 0 0, अब ये तो एक तो पूरी रो 0 होगी तो ये तो लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। फिर दूसरे वाला देखो, दूसरे वाले में थोड़ा सा ध्यान से देखो, कईयों ये ऐसे ही दे देता है। देखो अगर इसको -2 से गुना कराऊंगा मैं, पहले वाले को अगर मैं -2 से गुना कराऊंगा तो ये आ जाएगा, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। R³ का सबसेट है और 4 वेक्टर दे रखे हैं, क्या कभी वो इंडिपेंडेंट हो पाएगा? R³ की तो मैक्सिमम डायमेंशन 3 हो सकती है, 3 से ज्यादा तो सारे के सारे सेट लीनियरली डिपेंडेंट बनेंगे, मानते हो? 3 से ज्यादा तो सारे के सारे क्या बनेंगे, लीनियरली डिपेंडेंट बनेंगे, तो ये भी नहीं हो सकता, सिर्फ ऑप्शन यही बचा। लीनियर अलजेब्रा के सवाल करने में तो मजा आता है। नेक्स्ट, हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कंसिडर एन इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ 4 लीनियर इक्वेशंस इन 5 वेरिएबल्स। इनकंसिस्टेंट सिस्टम है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम है, इनकंसिस्टेंट का मतलब उसका सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। इनकंसिस्टेंट सिस्टम का क्या मतलब है कि सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। 4 तो इक्वेशन है, 1 2 3 4, 4 इक्वेशन दी और 5 वेरिएबल में है, यानी कि 5 वेरिएबल है तो 5 कॉलम होंगे फिर उसके अंदर, x1 x2 x3 x4 x5 ऐसी इक्वेशन है। यानी कि जो इसकी मैट्रिक्स बन रही होगी, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, वो कितने ऑर्डर की बनेगी, 4 क्रॉस 5 की। ध्यान रखना इन बातों का, आगे काम आएगा। सच दैट देयर इज एटलीस्ट वन वेरिएबल विद ए नॉन जीरो कोफिशिएंट। क्या कह रहा है कि सच दैट देयर इज एटलीस्ट वन वेरिएबल, कम से कम एक ऐसा वेरिएबल है जिसका नॉन जीरो कोफिशिएंट है।
ऐसा नहीं है सबके कोफिशिएंट 0 0 0 है, नॉन जीरो भी है। देन द पॉसिबल लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट रैंक फॉर द कोरस्पॉन्डिंग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी रैंक कितनी हो सकती है। अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में हम क्या कहते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के केस में जब रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी ये दोनों जब अनइक्वल होते हैं तब हम कहते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ये कहना चाह रहे हैं। अब हमारी ये 4x5 की मैट्रिक्स है, तो 4x5 की मैट्रिक्स जो बनेगी वहां पे भी क्या होगा, यहाँ पे 4 तो रो होंगी और 5 कॉलम्स होंगे। तो इस वाली मैट्रिक्स की मेरी सबसे, देखो मुझे इसकी रैंक, इस ए की रैंक और ए ऑगमेंटेड बी की मैट्रिक्स की जो रैंक है वो अलग अलग बनानी है। वो क्या बनाना है, अलग अलग बनाना है, ठीक है। तो अलग अलग कैसे बन सकती है, देखो इसकी मिनिमम रैंक तुम 1 बना सकते हो, 1 से कम तो बना नहीं सकते। ए ऑगमेंटेड बी की रैंक 1 बना सकते हो, अब उससे अलग बनानी है तुम्हें। अब 1 बना दी तो फिर तो सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इसकी अगर 1 है तो फिर ऑगमेंटेड की कितनी होगी, 2 होगी। अगर इसकी 1 है तो ऑगमेंटेड की कितनी होगी, 2 होगी। तो ऑगमेंटेड की शुरू कहां से होगी, 2 से शुरू होगी। समझ रहे हो इस बात की, इस बात को। और ए की मैट्रिक्स जो ये ए मैट्रिक्स है, इसकी मैक्सिमम रैंक कितनी हो सकती है, इसकी मैक्सिमम रैंक हो सकती है 4, 4 रो है ना, तो इसकी मैक्सिमम रैंक 4 हो सकती है। अगर इसकी 4 है तो फिर उसकी भी 4 हो गई, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, तो फिर तो सॉल्यूशन मिल जाएगा। यानी कि अगर नो सॉल्यूशन का केस बनाना है तो इसकी रैंक तो रखो 3 और पूरी की रखो 4, तब नो सॉल्यूशन बनेगा, है ना। तो यहां पे फिर हमारा मिनिमम ऑगमेंटेड के लिए तो 2 आया और मैक्सिमम 4 आया, तो 2 से लेके 4 तक। बड़ा अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। समझे या नहीं समझे बताओ, आया ना, समझ आया कि नहीं आया। समझ आया या नहीं आया। समझ गए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इसका जो क्वेश्चन है वो नीचे दिया होगा, इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। सर ए इज 4x5 एंड ए ऑगमेंटेड बी इज 4x6, 4x6, हाँ वो 4x6 एक कॉलम एक्स्ट्रा हो जाता है ना, हाँ बिल्कुल संजीव, ऐसा बोल सकते हो। कंसिडर ए टू वेक्टर एक्स हैविंग इट्स इनिशियल पॉइंट एट ओरिजिन, वेक्टर एक्स इज रोटेटेड काउंटर क्लॉकवाइज अबाउट द ओरिजिन थ्रू एन एंगल ऑफ 3 पाई, देन द ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द मैट्रिक्स। कह रहा है कि एक एक्सपेक्टेशन से बाहर का क्वेश्चन था, नहीं इजी था, अगर लीनियर अलजेब्रा ठीक से पढ़ा होगा तो इजी लगेगा। एक हमें क्या कह रहा है, कंसीडर ए टू वेक्टर एक्स हैविंग इनिशियल पॉइंट एट द ओरिजिन, उसका इनिशियल पॉइंट कहां दिया हुआ है, ओरिजिन पे दिया हुआ है, ठीक है। वेक्टर एक्स इज रोटेटेड काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज हमने उसको रोटेट कर दिया है, उस वेक्टर को हमने क्या कर दिया है, काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया है अबाउट द ओरिजिन, ओरिजिन के अबाउट रोटेट कर दिया थ्रू एन एंगल ऑफ 3 पाई, 3 पाई से कर दिया है। तो ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन किस मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट होगी, मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पूछी है, अगर रोटेशन 3 पाई से हुआ है तो साफ बात ये है, मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पूछी है अगर रोटेशन 3 पाई से हुआ है तो मेरे ख्याल से अगर मैं सही हूं तो जो हमारी मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना वो होती है cos थीटा माइनस का साइन थीटा और cos थीटा। मुझे ऐसा याद आ रहा है, ये शायद मैंने तुम्हें नहीं बताया होगा, जो मैट्रिक्स ऑफ रोटेशन होती है ना वो ये होती है, एंगल तुम्हें जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग cos थीटा माइनस का साइन थीटा cos थीटा। अब 3 पाई दिया हुआ है ना एंटी क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव एंगल है, तो cos 3 पाई हो जाएगा, माइनस का साइन 3 पाई हो जाएगा, साइन 3 पाई हो जाएगा और cos 3 पाई हो जाएगा। इस बात को थोड़ा ध्यान रख लेना, ठीक है, एंगल ऑफ रोटेशन होती है। cos 3 पाई -1 होगा, साइन 3 पाई 0 0 और cos 3 पाई -1 होगा, क्योंकि 3 पाई एंगल यहाँ मिलेगा ना, 1 पाई 2 पाई और 3 पाई, 3 पाई एंगल मुझे यहाँ मिलेगा, 3 पाई एंगल मुझे यहाँ मिलेगा, है ना। हाँ भाई, तो इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, ए, इसी हिसाब से उसने भी दिया हुआ है, ठीक है। एक ट्रांसफॉर्मेशन क्या कह रहा है, देखो एक ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है मुझे, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है आर स्क्वायर से आर स्क्वायर पे रिफ्लेक्ट्स पॉइंट्स थ्रू द लाइन, वो क्या करती है, लाइन के अबाउट पॉइंट्स को रिफ्लेक्ट कर देती है, कौन सी लाइन के अबाउट, x2 इज इक्वल टू माइनस x1 के अबाउट, एंड प्रोवाइड से डायलेशन बाय ए फैक्टर ऑफ, डायलेशन प्रोवाइड कर देती है। डायलेशन का मतलब क्या है, उसको उठा के आगे ले जाती है पॉइंट को, है ना। देखो y इज इक्वल टू माइनस एक्स ही तो हुई एक तरीके से लाइन, भाई ये y है ये x है, तो हमारी क्या कर रही है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स के अबाउट क्या कर रही है, पॉइंट्स को रिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक है। देन द स्टैंडर्ड मैट्रिक्स ऑफ टी इज, तो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स क्या बनेगी, देखो अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ, मान लो कोई भी, मान लो x1 x2 ले लिया, अगर मैंने x1 x2 पॉइंट ले लिया तो इसकी इमेज कितनी बनेगी, निकालना जरा। देखो ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जैसा वो कह रहा है कि भाई क्या हो रहा है, तुम्हारा रिफ्लेक्शन भी हो जाए, है ना, तुम्हारा क्या हो जाए, रिफ्लेक्शन भी हो जाए और 3 यूनिट्स का डायलेशन भी हो जाए। तो देखो जरा, अगर मैं यहां से निकालूंगा तो 3x1 होगा और माइनस का 3x2 हो जाएगा यहां से, तो यहाँ पे अगर मैं x1 x2 को रखूंगा तो यहाँ पे x1 x2 को रखने से क्या होगा, माइनस का 3x1 होगा, माइनस का 3x2 होगा, तुम्हें खुद समझ आ जाएगा, तुम्हें खुद समझ आ जाएगा क्वेश्चन। अगला यहाँ रखो, जब मैं यहाँ रखूंगा तो क्या होगा, x1 x2 को अगर मैं यहाँ रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3x2 और माइनस का 3x1 ये हो जाएगा, और अगर यहाँ रखोगे x1 x2 को तो यहाँ पे क्या होगा, 3x2 और 3x1, ठीक है, आप समझो जरा। तो अगर मैं यहाँ से देखूं
कि हमने x1 x2 का क्या किया, देखो x यहां पे क्या होगा, वो क्या कह रहा है कि y2 जो है ना वो माइनस का x1 बन जाना चाहिए, x2 जो है ना तुम्हारा वो माइनस का x1 बन जाना चाहिए, और x1 जो है वो तुम्हारा माइनस का x2 बन जाना चाहिए, ऐसा बोलो। x2 जो है वो माइनस का x1 बन जाए, x1 माइनस का x2 बन जाए, और 3 टाइम्स आगे भी सरक जाए। अब देखो 3 टाइम्स आगे तो सरक गए, पर x1 का तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ, x1 x2 तो बना ही नहीं, x2 x2 रह गया, तो यहाँ पे चेंज रिफ्लेक्शन तो हुआ ही नहीं, सिर्फ डायलेशन हो गया, रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, सिर्फ डायलेशन हुआ है, तो ये तो गलत हो गया। यहां पे देखो x1 x2 से -3 टाइम्स हो गया, पर x1 x1 ही रहा और x2 x2 ही रहा, रिफ्लेक्शन तो आया ही नहीं, है ना। यहां पे देखो जो x1 था वो x2 भी बन गया, माइनस का x2 बनाना था ना, x2 जो था माइनस का x1 भी बन गया, और 3 टाइम्स भी हो गया, और क्या हो गया तुम्हारा 3 टाइम्स भी हो गया। ये ऑप्शन सही है। यहाँ पे देखो ये हो तो रहा है डायलेशन, पर माइनस का x2 नहीं हो रहा। ये वाला ऑप्शन सही कब होता है, जब y इज इक्वल टू x लाइन देता, यानी कि x2 इज इक्वल टू x1 लाइन दे देता, कि भाई x1 x2 बन गया और x2 x1 बन गया। समझ रहे हो, समझे, क्लियर। समझे कि नहीं समझे। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, आगे चलो। ये वाला देखो क्या कह रहा है कि एक लीनियर इक्वेशन जो दो वेरिएबल की होती है उसके पास कितने सॉल्यूशंस होंगे। एक लीनियर इक्वेशन जो दो वेरिएबल की होगी उसके पास कितने सॉल्यूशंस होंगे, बताओ। एक अकेली इक्वेशन के पास तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, सीधी सी बात है। एक अकेली इक्वेशन में कितने एक्स वाई सेटिस्फाई करने वाले हैं, इसमें दुनिया जहान के एक्स वाई सेटिस्फाई कर जाएंगे, है ना। तो ऑलवेज हैज ए इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये तो एकदम आसान सा सवाल था। नेक्स्ट, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। कह रहा है कि इनमें से कौन सा सॉल्यूशन नहीं है लीनियर इक्वेशन का, ये पूछ रहा है कौन सा सॉल्यूशन नहीं है लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, आदर्श देखना पड़ेगा, टाइम की बात है, उसी टाइम देखेंगे, है ना, जैसे जो चीजें रहती हैं। ठीक है, अभी तुम अपनी तैयारी करो, अभी उतना मत सोचो, अभी तुम तैयारी करो, जो होगा वो सही हो जाएगा, चिंता मत करो। कह रहा है सॉल्यूशन कौन सा नहीं है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, एक्स और वाई की वैल्यू को पुट कर करके देखना है, बस ये मैं नहीं करूंगा। एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ रख के देखो, एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ रख के देखो, यहाँ रख रख के देख लो, जो सेटिस्फाई कर जाए वो सॉल्यूशन है, तो सेटिस्फाई ना करे वो सॉल्यूशन नहीं है। ये क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा। ठीक है, अगला, द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल विल हैव। एक ये लीनियर इक्वेशन दी हुई है तुम्हें, 3x + 5y = 16 इन टू वेरिएबल विल हैव। ये लीनियर इक्वेशन क्या है, कह रहा है कि इसके पास क्या होगा, 3x + 5y = 16 के पास नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ये तो बात एकदम गलत है, ये तो बात एकदम गलत है। सॉल्यूशन तो इनफाइनाइट होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होगा, ये बात भी गलत है। और कह रहा है कि कोई इंटीजर वैल्यूड सॉल्यूशन नहीं होगा, ये भी एकदम गलत है। इसके पास हम इंटीजर सॉल्यूशन तो दे ही सकते हैं ना, इंटीजर सॉल्यूशन तो दे ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, 16 बनाना है कैसे भी बना दो, 16 बनाना है तो हम बना देंगे एक्स और वाई को कुछ ना कुछ एडजस्ट करके। इंटीजर वैल्यूड सॉल्यूशन तो कह रहा है इसके पास इंटीजर वैल्यूड सॉल्यूशन होगा, ये नहीं कह रहा है कि सिर्फ इंटीजर वैल्यूड सॉल्यूशन होगा, इसके पास फ्रैक्शन वाला भी हो सकता है, पर वो कह रहा है कि इंटीजर वैल्यूड होगा, तो ये ऑप्शन सही है फिर मेरा। ठीक है, ये ऑप्शन फिर मेरा ठीक है। अगला, ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, मिस्टर स्मिथ, वैसे मजे तो आते हैं ना सोल्व करने में, कुछ भी कहो मजे तो आते हैं वैसे। मिस्टर स्मिथ वांट्स टू बाय बना, अरे भाई मेरे को इनसे बड़ी दिक्कत है। मिस्टर स्मिथ वांट्स टू बाय बनाना एंड एप्पल वर्थ ₹132। मिस्टर स्मिथ जो है वो बनाना और एप्पल खरीदना चाहता है 132 रुपए का। इफ 1 डजन ऑफ बनाना कॉस्ट 36 रुपए, एक डजन बनाना जो है वो 36 रुपए के पड़े, यानी कि एक बनाना की कीमत कितनी हो गई, 3 रुपए हो गई। 1 डजन एप्पल कॉस्ट ₹144, यानी कि एक एप्पल की कीमत कितनी हो गई, एक एप्पल की कीमत हो गई 12 रुपए। हाउ मेनी पीसेज ऑफ ईच काइंड कैन नॉट बी bought बाय हिम। कह रहा है कि कितने एप्पल और बनाना उससे नहीं खरीदे जाएंगे। अब उसको क्या करना है, अगर उसने बनाना x खरीदे तो 3x, एप्पल उसने y खरीदे तो 12y, इनका जो सम है ना वो 132 या उससे कम ही रहना चाहिए। अगर वो ज्यादा चला गया तो फिर वो नहीं खरीद पाएगा। क्या पहली चीज वो खरीद सकता है, अगर 10 एप्पल खरीदे तो 20 रुपए, 12 10 एप्पल खरीदे तो 120 रुपए, और 4 बनाना खरीदे तो 132 रुपए, बिल्कुल खरीद लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे वाले में 8 बनाना 9 एप्पल, तो 12 को 9 से करोगे तो 108, और 8 को 3 से करोगे तो 27, 108 और 27 कितना हो जाएगा, 133, 135 हो गया यार ये भी। 8 बनाना, 8 या 24 हुआ, सॉरी, अच्छा 8 या 24 हुआ, 24 हुआ, 132 हो जाएगा, ये भी खरीद लेगा। उसने पूछा क्या नहीं खरीद सकता, 2 बनाना और 12 एप्पल, 12 एप्पल ही 144 रुपए के हो जाएंगे, है ना। तो भाई ना भाई, तेरी जेब अलाउ नहीं कर रही है, अभी तू गरीब है।
सर सी तो एप्पल ही, हाँ एप्पल ही 144 के हो गए, बिल्कुल वही बात है। हाँ, क्या कह रहा है, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ के सो दैट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल डज नॉट हैव एनी इंटीजर वैल्यूड सॉल्यूशन। कह रहा है कि के की वैल्यू हम क्या लें इसके अंदर कि इसका कोई भी इंटीजर वैल्यूड सॉल्यूशन आ ही ना पाए। तो देखो इसके अंदर 19 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा x प्लस 3y इज इक्वल टू के बाई 19, के बाई 19। अब देखो इतना रद्दी सवाल है, के के 3 मल्टीपल तो 19 के दिए हुए हैं, अगर के के 3 मल्टीपल यहाँ पे 19 लोगे तो उसके इंटीजर सॉल्यूशन मिल ही जाएंगे, और अगर के की वैल्यू तुमने 17 ले ली तो ये x प्लस 3y तुम्हारा कितना बन जाएगा, 17/19 बन जाएगा। और 17/19 तुम कभी भी इंटीजर वैल्यू से नहीं बना पाओगे, कितने भी हाथ पैर मार लो। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं, वैसे तो ये सवाल वो बहुत आसान दे रहा है, पर ये ना लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन है, ये आती है तुम्हारी उसके अंदर, क्या नाम है उसका, नंबर थ्योरी के अंदर आती है लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन, उसमें आती हैं ये चीजें, है ना। पर ये उसने आसान दिया हुआ है सवाल, तो हो गया। अगला एक और क्वेश्चन है नीचे, क्या कह रहा है, ये पेयर ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। पूछ रहा है कि ये इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट होंगी, अगर ये इक्वेशंस क्या होंगी, इनकंसिस्टेंट होंगी। a1x इनकंसिस्टेंट आगे हिंदी में देख लेंगे ऑप्शंस, तो इनकंसिस्टेंट बनानी है। तो क्या कह रहा है कि a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2। पर भाई उसने एक छोटी सी गड़बड़ की हुई है, यहाँ पे ना उसने माइनस b2 लिखा हुआ है, तो बस इस चीज का ध्यान रखना, जल्दबाजी में इसको टिक मत कर देना, ये वाला ऑप्शन सही होगा, बस इतनी सी बात है। ठीक है, माइनस b1 दिया हुआ है उसने। A pair of equation in two variables has a unique solution then by cross multiplication method। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगा के इनको सोल्व करना, ये तो कर दोगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगा के सोल्व करना, हम क्यों करें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, हम तो वैसे कर देंगे, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के इसमें से मैच कर लेना, इसमें तो क्या ही है। A pair of linear equations in two variable x and y will have a unique solution if the straight line in xy plane representing the given line will, क्या कह रहा है, क्या करेगी, यूनिक सॉल्यूशन कैसे होता है, अगर वो दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। अगला ऑप्शन शायद इंटरसेक्ट होगा, हाँ, जब वो क्या करेंगे, दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, मैंने बताया था ना तुम्हें ये चीज बना के, यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब इंटरसेक्शन होता है। अगला देखो, टी ट्रिपल एस बी की बस यही है अच्छी चीज, बुरी बुरी तो क्या ही है, मेरे को तो सही लगती है कि बस सवाल इतने छोटे छोटे आते हैं, सर दर्द नहीं होता है। मेरे जैसे को जिसको कैलकुलेशन में इतनी गलतियां करता है उसके लिए तो ये बहुत अच्छा पेपर है। इफ द स्ट्रेट लाइन एल y is equal to mx passes through the solution of pair of equations in two variable x and y given by this and this। क्या कह रहा है कि l is equal to yx जो लाइन है ना, वो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास कर रही है। ठीक है, देन द एंगल l with the positive direction of x axis, ये पूछ रहा है कितना बनाएगी। ठीक है, पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालो। इन दोनों का इंटरसेक्शन कैसे निकाले, पहली वाली को 5 से गुना करा दो, 10x प्लस 15y इज इक्वल टू 100, और दूसरी वाली को 2 से करा दो, तो 10x माइनस का 10y, सॉरी 2 से कराना है, तो माइनस का 4y, 10x माइनस का 4y इज इक्वल टू 24। दोनों को घटा दोगे, दोनों को घटा देंगे तो माइनस प्लस माइनस, तो कितना हो जाएगा 11y, और 100 में से 24 जाएगा तो कितना हो जाएगा 76, 100 में से 24 जाएगा तो 76। ये तो अजीब सा ही बन रहा है, नहीं यहाँ तो 19 आएगा, 19y, तो 19 को 4 से करेंगे तो 76 आ जाएगा, तो y की वैल्यू 4 आ गई। y की वैल्यू 4 किसी भी इक्वेशन में रख दो, तो 5x माइनस का 8 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, 5x की वैल्यू 20 हो गई, तो x की वैल्यू 4 हो गई। अब कह रहा है कि y इज इक्वल टू mx जो लाइन है ना वो इस पॉइंट से पास करे, तो इस पॉइंट को इसमें रख दो, y की वैल्यू भी 4 रख दो, x की वैल्यू भी 4 रख दो, तो m आ गया 1, स्लोप 1 आ गया। स्लोप 1 आने का मतलब उसने x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया होगा, 45 डिग्री बनाया होगा। स्लोप 1 आने का मतलब उसने x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया होगा, 45 डिग्री। नेक्स्ट, हाँ, ये मेंसुरेशन के कुछ क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन कह रहे होंगे कि 9 10th के आए हुए हैं ना, जैसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और ये सब क्वेश्चन आए होंगे। If the sum of perimeters of two circle is 40 meters and radius of one circle is 4 times the radius of other, then the sum of their area, ये तो आसान सा क्वेश्चन है, अब ये हो जाएगा तुम्हारा। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, और अभी के लिए हम इतना ही करते हैं। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, वीओडी में जो जो तुम्हें करना है वो मैंने तुम्हें अच्छे से बता दिया है, अपना बैठ के सारी चीजें पढ़ो शांति से, और मैं जल्दी 5-7 दिन के अंदर अंदर तुम्हारे प्रीवियस ईयर पेपर को सोल्व करना शुरू कर दूंगा, और तुम्हारे सारे प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व कराने की जिम्मेवारी मेरी। ठीक है, और फिर उसके बाद हम कोशिश करेंगे कुछ कुछ चीजों की, ताकि तुम्हारी जब तक एग्जाम हो तब तक तुम्हारी एक बहुत अच्छी सी प्रिपरेशन हो जाए। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ, बाकी पढ़ने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम ले लो, इतना सा काम है। ठीक है, एक बैच ऑलरेडी फिनिश्ड है, एक बैच हमने करा दिया, इसमें 1-2 टॉपिक बस नहीं कराए हैं, तो जिसको जहां से जो मन करे वो पढ़ लो। 2-4 छोटे छोटे टॉपिक अगर तुम पढ़ने बैठोगे 2 दिन में सारे टॉपिक खत्म कर दोगे। एलपीपी का 1 लेक्चर है, मैट्रिक स्पेस का 1 लेक्चर है ना, नंबर थ्योरी के 2 लेक्चर है 1-1 घंटे के, ये सब है बस। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा तुम अगर एक दिन में भी बैठ करना चाहोगे तो एक दिन में भी फिनिश कर सकते हो। बिल्कुल संजीव, बिल्कुल तुम, संजीव सबसे ओबीडियंट बच्चा है हर क्लास, या तो मैं चाहूंगा संजीव का सिलेक्शन जरूर हो। ठीक है, बिल्कुल मैं प्रीवियस ईयर सेंड भी कर दूंगा, सोल्व भी करेंगे, सब करेंगे। ठीक है रवि, तुम्हारे पास, तुम टेलीग्राम पर टच में रहना। ठीक है, और अच्छे से मेहनत करो, ये मौका दोबारा नहीं आएगा, शायद होगा तो अब नया लाइव तो आएगा नहीं पूजा, अगर कोई इन्होंने दूसरा बैच लॉन्च किया तो एज ए रिकॉर्डेड ही लॉन्च होगा, न्यू लाइव बैच नहीं आएगा, क्योंकि अब 2 बार तो मैं पढ़ा चुका हूँ, तीसरी बार फिर से लाइव पढ़ाने का कोई तुक बनता नहीं है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है।
देखते हैं, वो मैं अपडेट कर दूंगा आदर्श। अभी थोड़े दिन 4-5 दिन का ब्रेक लगेगा, मेरे को चीज़ें थोड़ी सी एडजस्ट करनी है, कुछ और चीज़ों में मैं इन्वॉल्व होने वाला हूँ, तो मेरे को थोड़ा सा अभी 1-2-4 दिन लगेंगे खुद को भी एडजस्ट करने में। तो तुम उस तब तक अपनी ये चीज़ें जो है इनको कवर कर लो अच्छे से, जो जो वीओडी का टॉपिक्स बताए हुए हैं, और मैं अगले 1 वीक के अंदर चीज़ों को स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, पढ़ाई शुरू करो, और इतना भी पागल नहीं होना है कि पेपर सिर पे, अभी पेपर सिर पे नहीं है, अभी टाइम है, इजीली शांति से चीज़ों को बैठ के पढ़ो, वीओडी को ध्यान से सुनो, एक एक चीज़ को अच्छे से देखो, है ना। बिल्कुल दिल्ली दूर नहीं, दिल्ली बहुत पास है, और ये सुनहरा गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इसको मिस नहीं करना। ये गई तो अगली बार वैकेंसी आएंगी भी तो बहुत कम, ये टीजीटी वाली पीजीटी की तरह हो जाएंगी, 2-4 ये अब दोबारा नहीं होने देना, इसमें लग जाओ बस, फिर लाइफ सेट है, ठीक है। बाकी सब कुछ तुम्हारे पास है, सब कुछ तुम्हारे पास है, सारी चीजें मैंने पढ़ा दी, सारी शीट्स तुम्हारी दे दी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं तुम्हें दे दूंगा टाइम के साथ, मैं सोल्व भी करा दूंगा, तुम्हारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। और मैंने शुरू में तो कभी नहीं बोला, पर तुम्हारे पास वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट है, ठीक है। मैंने किसी का कोई कंटेंट नहीं देखा है, पर मैं तुम्हें आंख बंद करके कह सकता हूँ तुम्हें इससे अच्छा कंटेंट नहीं मिलेगा जो मैंने पढ़ा है, क्योंकि मैं खुद पढ़ा हूँ इतनी देर, एक एक चीज को सोचा है, ढूंढा है, ये करा है, वो किया है, यहाँ से वहां से क्या क्या कुछ कुछ किया है, ठीक है। तो कंटेंट तुम्हारे पास बेस्ट है, कंटेंट के पीछे मत भागना इधर उधर, ये क्या है, उसने ये कराया, उसने वो कराया, ये कराया, वो कराया, इस चक्कर में मत पढ़ना, शांति से बैठ के पढ़ो, सवाल लगाओ, और जहां पे कमी है उनको पूरी करो, और फिर प्रीवियस ईयर खुद से करो, नहीं तो मैं भी कराऊंगा, वहां से करो, जैसे अच्छा लगता है वैसे करो, सब चीजें तुम्हारे पास रेडी है, ठीक है। अननेसेसरी मैं बैच को स्ट्रेच करके अपने थोड़े से रुपए नहीं ज्यादा कमाना चाहता, उससे कोई बेनिफिट भी नहीं है, अब जबरदस्ती स्ट्रेच करना है चीजों को, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली पढ़ना तो तुम्हें ही है, ठीक है। तो इसी के साथ, इसी गुड लक के साथ, इसी इन्हीं विशेष के साथ मैं तुम्हें ऑल द बेस्ट बोलता हूँ, पर मैं कोई ऐसा नहीं है कि तुम्हें दिखूंगा नहीं, हम लगातार पेपर तक टच में रहेंगे, और टेलीग्राम पर और यूट्यूब पे बस तुम टच में रहना, चीजों को देखते रहना, मैं एकदम तुम्हारे साथ साथ ही, मैं खुद भी दूंगा भाई दोनों पेपर, पीजीटी वाला भी दूंगा, टीजीटी वाला भी दूंगा, मस्त तुम्हें फिर बाद में फीडबैक भी बताऊंगा पेपर कैसा आया था, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, ठीक है। मैं तुम्हारे जैसा ही हूँ, ये मान के चलो, ठीक है, बिल्कुल मैं कर दूंगा, ठीक है। धन्यवाद अभय शिवानी। चलो, तो अब मिलेंगे हम जल्दी, ठीक है, और तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो, सारी चीज़ों को बढ़िया करो, बाय, टेक केयर, सी यू, गुड नाइट, बाय।